जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को। यानी आज का प्रैक्टिस सेट है सीडीपी प्रैक्टिस सेट, जो आपकी यूपी टेट, जे टेट, सी टेट, एमपी टेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यूपी टेट 2011 में बाल विकास एवं शिक्षण विधि से पूछे गए प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न इसमें पूछा गया था। सबसे पहले जो सवाल है वो है कि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। तो देखिए, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, ये नहीं होगा। उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, ये भी नहीं होगा। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, ये भी नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए डिटेल में जानते हैं। ऐसे बच्चों को कक्ष के कार्यों का नेतृत्व प्रदान करना ठीक रहेगा, अतः इसका उत्तर उपयुक्त विकल्प में कोई नहीं सही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए कि पृथक पृथक समझाते समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? तो उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि आपको अपनी कक्षा में, ठीक है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। तो आप उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, या प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे, या ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सिखाएंगे। यही आंसर होगा, ऑप्शन सी। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक अपना के उन्हें सिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए। नहीं, ये तो गलत नहीं है, सॉरी ये गलत है। ठीक है, ये गलत है आपका। शिक्षक के पास धन संपदा होने से शिक्षण कार्य नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। उनका अधिकारियों के जो उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षा में, अनुशासन में, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, क्या उचित करना है? तो प्रश्न पूछना। कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए आपको शिक्षक को क्या करना है कि जो पूर्व ज्ञान है, जो आपने पढ़ाया, उससे बीच बीच में प्रश्न पूछते रहें। ठीक है, अगला, विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है। ठीक है, सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है। परिवार एक साधन है, किसका? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, या फिर यहां देखते हैं, या फिर गैर औपचारिक या दूरस्थ शिक्षा का। तो देखिए, परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। याद रखिएगा, व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा के 3 रूप होते हैं। पहला होता है औपचारिक शिक्षा। जो शिक्षा विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में चलती है उन्हें औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा जिसमें कोई योजना नहीं बनाई जाती है और यह शिक्षा जीवन भर चलती है। बच्चे की प्रथम शिक्षा अनौपचारिक वातावरण के में घर में ही रहकर पूरी होती है। और तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा। यह शिक्षा विद्यालयी सीमा में नहीं बांधी जाती है, जैसे प्रौढ़ शिक्षा, खुली शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, ये इसी के रूप में है। ठीक है, अब चलिए शिक्षण का स्तर कौन कौन है? तो स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, ये 3 तरह का शिक्षण का स्तर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 9 नंबर है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे? तो आदर्श रूप से वर्ताव कर। ठीक है, आदर्श रूप से वर्ताव कर सामाजिक मूल्यों का विकास हो सकता है। चलिए अगला सवाल देखिए, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, चलिए वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। संवेदन प्रनोद अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर होगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था।
ये 7 से 11 वर्ष की उम्र तक होता है और बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, आगे बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। कौन कौन? तो देखिए, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था आपका पियाजे के द्वारा। कौन कौन बौद्धिक स्तर थे? तो संवेदी पेशीय गतिक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होता है। ठीक है, इस अवस्था में शिशु अपने संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है, और इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैर चलाना व बोलना सीख जाता है। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से खिलौने व अनुकरण के माध्यम से सीखता है और शिशु अक्षर लिखना, गिनती करना, रंगों की पहचान आदि सीख लेता है। ठीक है, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक या वैचारिक अवस्था जो है ये 7 से 12 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बच्चे में चिंतन की शुरुआत हो जाती है और उसका चिंतन मूर्त यानी प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। अब है अमूर्त औपचारिक या तार्किक अवस्था या 12 से 15 वर्ष तक होता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य हो जाता है, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। चलिए, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। कैसी भूमिका होनी चाहिए? तो अग्र सक्रिय भूमिका। ठीक है, चलिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी परीक्षाओं के जो सिलेबस है आपका सीडीपी का सेम होता है। ठीक है, 15 नंबर है कि डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो देखिए, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है, चलिए, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? तो यह मान्यता है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ठीक है, चलिए एक अगला सवाल देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। किसके लिए परामर्श दिया जाता है? तो परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और छात्रों को अभ्यास कराने के लिए। ठीक है, अगला है कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कब करेगा? तो सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में या अभ्यास पुस्तिकाओं में। आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन में। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कि छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या कीजिएगा? तो वह जिससे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है, चलिए, अधिक कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है। ठीक है, तो आप उन्हें क्या कीजिएगा? तो उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। चलिए, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? तो दृश्य साधन में। ठीक है, आप देख सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री जो होता है वो कौन कौन होता है? तो दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य सामग्री में होता है आपका बुलेटिन बोर्ड, चित्र, पुस्तक, श्यामपट्ट, नमूने। ठीक है, और श्रव्य में होता है रेडियो, फोन, टेप रिकॉर्डर। दृश्य श्रव्य में होता है सिनेमा, टीवी, नाटक इत्यादि। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, या फिर प्रश्न पूछना, या उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्न पूछना, प्रश्नों को हल करना आदि शिक्षण कुशलता से संबंधित है। चलिए, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था आपका फ्रोबेल ने। ठीक है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया। किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का बगीचा। पहला किंडरगार्टन जर्मनी में खोला गया था। ठीक है, और प्रोजेक्ट विधि के याद रखिएगा, इसमें जो प्रोजेक्ट विधि है, ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक आपका किलपेट्रिक थे। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्क हर्स्ट थे।
मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मोंटेसरी थे और बेसिक शिक्षा विधि के महात्मा गांधी थे। ठीक है, एक अभिभावक है, आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या कीजिएगा? तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। किस पर आधारित है? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसलेक्सिया संबंधित है किससे? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? एक चीज और देख लीजिए, खेल विधि का प्रयोग किया था हेनरी कोल्डवेल कुक ने। अगला, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। ठीक है, जिससे कोई बच्चा डी को बी पढ़ता है, पी को क्यू पढ़ता है, तो वो पठन विकार होता है। ठीक है, देखिए डिसलेक्सिया पठन विकार से होता है। डिसग्राफिया होना चाहिए, डिसग्राफिया। ठीक है, डिसग्राफिया लेखन से यानी लिखने संबंधी। डिसप्रेक्सिया होता है बोलने, पढ़ने और लिखने से। अफेजिया होता है भाषा संबंधी। और डिसकैल्कुलिया होता है गणितीय गणना संबंधी। ठीक है, 28 है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। कहाँ प्रबंध होना चाहिए? तो दूसरे समान बच्चों के साथ। ठीक है, अधिगम के प्रक्रम में, इसको थोड़ा छोटा करता हूं, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है? तो नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना अभिप्रेरणा होता है। ठीक है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्या करना चाहिए? तो कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। न्यून दृष्टि मतलब जिनको कम दिखाई देता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।